आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। आज हम ना बहुत ही डिफरेंट चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था गेट के न्यूली एडेड टॉपिक्स जो कि 21 में ऐड हुए हैं। हमने नियर अबाउट ऑर्गेनिक के कर लिया था, ठीक है। आज ना मैंने फिजिकल स्टार्ट करने का सोचा, और वैसे भी लाइक इनऑर्गेनिक, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक मैंने काफ़ी करवाई ही दी है आप लोगों को, ठीक है। ऑर्गेनिक का भी कुछ कुछ पार्ट मैंने किया हुआ है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है कुछ स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि 21 में ऐड हुए थे, मतलब इनको फोकस किया गया था कि हाँ होगा। और आपको बताइए रॉल्स लॉ से तो क्वेश्चन भी आया था। तो हेनरी रॉल्स डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन, सेटल पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, लाइन ब्रॉडनिंग सेल्स ग्रुप जो कि ग्रुप थ्योरी से है, हम ये जो है सारा का सारा इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आएगी वीडियोस वन बाय वन करके आएगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है हेनरीज लॉ। अगर मैं हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों को, देखो हमें क्या होता था कि जब हम लोग अभी भी CSI या नेट और गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रो पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रो के अंदर बहुत ही बेसिक नहीं जाते हैं। बेसिक इन द सेंस ऑफ जैसे हम इलेक्ट्रो के अंदर फैराडेज लॉ ये सब इतना नहीं पढ़ते हैं, जबकि पढ़ना चाहिए। तो हमें क्या है, हम GIC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, UPHSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो हेनरी है ये रॉड्स लॉ है, हमने सोल्यूशन चैप्टर जो कि 11th-12th में था वहां पे पढ़ा था, ठीक है। मे बी हम लोग अब वो चीज़ भूल चुके हों, ठीक है। हमें उतना प्रॉपर याद नहीं है कि हेनरीज लॉ क्या था, रॉड्स लॉ क्या था। तो उसीलिए फोकस किया गया कि नहीं अब आपको वो भी पढ़ते हुए चलना है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाऊंगी तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। हमें एग्जैक्ट एक्चुअली आता है कि न्यूमेरिकल्स आते हैं सबसे ज़्यादा। तो हमें सिर्फ इतना अप्रोच करना है कि मैं उस न्यूमेरिकल कर पाऊँ, इतना सा मुझे पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम उतना सा लिमिटेड पढ़ेंगे कि कितना मैं पढ़ूँ और वो अप्रोच करूँ। और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए तो वो भी मैं कवर कर लूँ, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए तो वो भी मैं कवर कर लूँ। आप जैसे फर्दर क्लास बढ़ेगी तो हम उसमें 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे रिलेटेड टू हेनरीज लॉ, ताकि हमें लग जाए कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हेनरीज लॉ में सबसे पहले मतलब इसमें मेनली क्या चीज पढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड। ये जो है स्टडी किया गया हेनरीज लॉ के अंदर। तो बिफोर गोइंग टू दैट, वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द 3 मेन फैक्टर्स जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर गैस इन अ लिक्विड डिपेंड करती है। तो अगर मैं सबसे पहला पॉइंट लूं तो दैट इज, आप लिखेंगे, देखो पहले हमारा टॉपिक होगा, इधर भी चलेंगे, ये भी आप लोग लिखेंगे, पर पहले हम वहां तक पहुंचते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर्स है? तो सबसे पहला होता है नेचर ऑफ द गैस, मतलब कि गैस का कैसा नेचर है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कैसे? अगर जैसे मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया गैस है, ये बता दो वाटर के अंदर कौन सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो आप कहोगे मैम हाइड्रोजन भी होगा और अमोनिया भी होगा। अब मैं आपको कहूँ कि ये बता दो इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन है, मैं तो ये पूछ रही हूँ ना सबसे ज्यादा कौन है, तो आप कहोगे अमोनिया। तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि अमोनिया है पोलर, अपोलर है, इसमें डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। और वाटर में भी डाइपोल मूवमेंट होता है, दोनों में एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, अमोनिया इज मोर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इफ इट इज मोर डिसॉल्व्ड इन वाटर मीन्स solubility of a particular gas in a particular liquid is totally depend on the nature of the gas। कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है अच्छे से, तो इसलिए वो अच्छे से डिसॉल्व हो रही है। हाइड्रोजन उतनी अच्छे से नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो लेस डिसॉल्व हो रही है। तो पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ द गैस। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए, नेक्स्ट है हमारा डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, उस पर्टिकुलर सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। पहले लॉजिकली सोचेंगे कि मैं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो क्या सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट होगा। जस्ट थिंक ओवर इट। अगर आपने एक पर्टिकुलर गैस
25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रखी है, उसके बाद उसी का टेम्परेचर आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया, तो आपको क्या लगता है, लॉजिकली क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखो, हम क्या लॉजिकली सोचेंगे, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर गैस इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो देखो हमें क्या करना था, अगर जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, ये बीकर था, यहाँ पे मेरा ये लिक्विड था, यहाँ पे मेरे गैस मॉलिक्यूल्स थे, काफी पास पास में थे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मैंने क्या किया, इसे नीचे से हीट करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर को 50 डिग्री पे ले गए। थर्मामीटर आप लगाओगे यहाँ पे स्टैंड से, आप देखोगे धीरे धीरे राइज कर रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसको हीट करना शुरू किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब ये मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर जाने लग गए, तो जो सॉलिबिलिटी होनी थी उस पर्टिकुलर गैस की इन लिक्विड, नाउ दिस सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, दिस सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। मतलब हमने सिर्फ लॉजिकली सोचा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी जो पर्टिकुलर गैस है उस पर्टिकुलर लिक्विड में सॉल्युबल होना बंद हो जा रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। अब तो क्या चांसेस रहेंगे सॉल्युबिलिटी के? अब तो कोई चांसेस ही नहीं रहने सॉल्युबिलिटी के। तो मैंने ये कहा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इज डिक्रीजेस। अब मैं यही चीज अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ इन फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री, इन फॉर्म ऑफ दीज लॉज, तो क्या कहेंगे हम लोग कि हमें पता है गैस लिया मैंने, गैस में मैंने वाटर है जो कि एक सॉल्वेंट है, ठीक है। आप इसमें ये डिसॉल्व होना शुरू हो गई, मान लो इसने एक सोल्यूशन बना लिया, ठीक है, जो कि है गैस और वाटर का। अब जब भी गैस पानी में डिसॉल्व होती है ना, तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हमें पता है एक पॉइंट के बाद इनमें एक इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश होगा, ठीक है, जितना होना है उतना हो जाएगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, अब हम लगाएंगे ली-चार्टिलर प्रिंसिपल। ली-चार्टिलर प्रिंसिपल मैंने इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इक्विलिब्रियम हमें उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा हमें पढ़ने की नीड नहीं है फॉर CSIR नेट और गेट, क्योंकि उससे उतने ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम इनकी फर्दर बात करें, मैं अब इस पे ली-चार्टिलर प्रिंसिपल लगाऊंगी। हम ली-चार्टिलर प्रिंसिपल में क्या बात करते हैं कि अगर मान लो जैसे दिस इज अ प्रोडक्ट साइड एंड दिस इज अ रिएक्टेंट साइड, आप जिस साइड भी उस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रोडक्ट साइड, अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट को इंक्रीज करोगे, अब प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा हो गया ना, अब इसको तो स्टेबल करना है, इक्विलिब्रियम में है, उसको मेंटेन करना है, तो ये क्या करेगी, बैकवर्ड जाने लग जाएगी। आप रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे, ऊपर से रिएक्टेंट डालते जाओगे तो इट विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। इतना सा हम ली-चार्टिलर प्रिंसिपल में पढ़ता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज का मतलब है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट साइड पे टेम्परेचर है ज्यादा, क्योंकि हीट रिलीज है तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ का कम है। अब आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो मींस इस पार्ट को आप फिर फर्दर इंक्रीज कर रहे हो। आप अगर आप इसको फर्दर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड, क्योंकि आप इधर ये चीज बढ़ाते जा रहे हो, उसको तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है ना, ये तो इधर आना शुरू हो जाएगा। और जब ये इधर आना शुरू हो जाएगा, गैस और वाटर एज अ सॉल्वेंट अलग अलग होने शुरू हो जाएंगे, गैस अलग वाटर अलग, मींस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो सिंपल सा सेकंड फैक्टर यही है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस डिक्रीजेस। अब ये जो सामने ग्राफ है ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ ही है टेम्परेचर का, ये ऑक्सीजन के लिए है, ओनली फॉर ऑक्सीजन। हम ये नहीं इसमें बता रहे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा सॉल्वेंट, नो, हम इसे बता रहे हैं मान लो ऑक्सीजन यहाँ पे हमने एक ले रखा था, एक स्टार्टिंग में सॉल्युबिलिटी थी इतने टेम्परेचर में, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट टेल यू इट्स नॉट अ परफेक्ट वैल्यू। तो आपने टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज किया द सॉल्युबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ऐसे फॉर द नाइट्रोजन आपकी एक सॉल्युबिलिटी थी, नाउ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, the solubility goes on decreasing, तो means on increasing temperature the solubility decreases। ठीक है, ये हमारे ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको हम अब रिमूव करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है
जो हमें हेनरी लॉ तक पहुंचाएगा वो है ये ग्राफ, क्योंकि हेनरीज लॉ में हम यही स्टडी करते हैं कि हमारी जो गैस है, गैस कितनी सॉल्युबल है इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, मतलब द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस, कि वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर, वो हम स्टडी करते हैं हेनरीज लॉ। वहां तक पहुंचेंगे वह फिर ऐसी लॉजिकली थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 2 बीकर्स, मैंने यहाँ पे 2 बीकर्स लिए, यहाँ पे मेरा लिक्विड था, यहाँ मेरी गैस मॉलिक्यूल्स थे और मैंने यहाँ पे ये अच्छा खासा सॉल्युबल हो रहा था। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मान लो पिस्टन रख दिया या कोई वेट रख दिया, ठीक है। आपने अभी तो ऐसा है फॉर एग्जाम्पल, जितनी सॉल्युबल होनी होगी उतनी हो जाएगी। टेम्परेचर को अब यहाँ पे हम कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें किसको वेरी करना है, यहाँ हमें प्रेशर को वेरी करना है, ठीक है। जितनी सॉल्युबल होनी थी हो रही थी, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। अभी क्या हुआ, इस गैस और इस लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। ये जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अब स्टिल हो जाएगा, कुछ गैस मॉलिक्यूल फिर ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, इस तरह तो मूव होता चला जाएगा। तो दिस इज अ डायनेमिक टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड नाउ ओवर हियर। अब मैंने क्या किया, नाउ आई हैव इंक्रीज द प्रेशर। मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, कैसे कर सकते हैं, इस पिस्टन को थोड़ा सा दबा दें या इसके ऊपर और वेट रख दें। तो अभी इतना था, नाउ मैंने इसे ऐसा कर दिया, ये यहाँ पे था, मान लो वेट को मैंने इंक्रीज कर दिया, इसको अगर मैं थोड़ा छोटा दिखाऊं, इसको थोड़ा बड़ा दिखा देती हूँ, सो दैट मेरे को पता चल जाए कि वेट को मैंने थोड़ा इंक्रीज किया। अब क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीजेस, पता ही है हमें प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स, मान लो यहाँ पे लिक्विड है, अब यही गैस मॉलिक्यूल्स जितने थे और पास में आ गए, their probability to touch the liquid surface increases. Mentioned, फिर से सुनो, the probability of that particular gas to dissolve in a liquid increases. इसकी जो probability थी यहाँ पे, जो वो सरफेस को टच कर रही थी, अब वो क्या हो गई, अब वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई, अब वो और ज्यादा उसमें डिसॉल्व हो रही है। मीन्स on increasing pressure the solubility of the gas also increases। तो हमारे तीनों फैक्टर्स हमें क्लियर हुए, टेम्परेचर से डिक्रीज कर रही है, प्रेशर से इंक्रीज कर रही है, और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट वो डिपेंड करती है कि कैसा नेचर है गैस का। ये बात हमको समझ में आई कि नहीं आई, कि प्रेशर इंक्रीज किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टचिंग द लिक्विड सरफेस मोर, तो वो सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू जो पहले था उससे इंक्रीज हो जाती है। अब ये चीज, ये तो मैंने क्या पढ़ा, ये तो मैं कंसेप्चुअल बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि ऐसा होना चाहिए। अब हेनरी ने क्या किया, इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहा सबको। हेनरी ने क्या कहा, उसने यही चीज, ये आ गया, इसके बाद देखो ग्राफ बनाएंगे, इक्विलिब्रियम है क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था प्रेशर का, और इसको सॉल्युबिलिटी को उसने मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिया था। अभी इस चीज पे चलेंगे कि ग्राफ कांस्टेंट है, देखो इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो ये भी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। तो हेनरी ने क्या किया, इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म दिया कि ठीक है आप लोग क्वालिटेटिवली यू आर टेलिंग अस, मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगा कि इतने पर्टिकुलर प्रेशर पे कितनी गैस सॉल्युबल है, आई विल टेल यू दैट। तो उन्होंने वो इक्वेशन दी जिससे हम बोल रहे हैं हेनरीज लॉ, हेनरीज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आएगा वो हेनरीज कांस्टेंट होगा, और जो लॉ है वो हेनरी लॉ है। ठीक है, इस पे फिर से चलेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, solubility of a gas in a liquid at a particular temperature, because we have maintained the temperature now, is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at that temperature। कि वो किसके ऊपर डिपेंड करे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कहता है हमारा हेनरी लॉ। याद रहे ना रहे, इक्वेशन बस याद कर लेना क्योंकि उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि आपने जैसे मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में उन्होंने कहा XA
is directly proportional to PA. This is our main motto. XA is directly proportional to PA. अब ये XA क्या है, ये PA का है. अभी हम इन सब पे वापस आते हैं. गैस को हम प्रेशर की फॉर्म में स्टडी करते हैं, हमें पता है. लिक्विड को हम वॉल्यूम की फॉर्म में स्टडी करते हैं, हमको ये पता है. ठीक है. हेनरी ने क्या कहा कि जो मैं सॉल्युबिलिटी को स्टडी कर रहा हूँ ना, कि गैस लिक्विड में सॉल्युबल हो जाए, जो वो सॉल्युबिलिटी है उन्होंने उसको नाम दे दिया मोल फ्रैक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्होंने सॉल्युबिलिटी को नाम दे दिया मोल फ्रैक्शन. कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. उन्होंने सॉल्युबिलिटी को टर्म दे दिया मोल फ्रैक्शन. मींस हम मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर. कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. इसी को हम मोल फ्रैक्शन भी बोलेंगे, इसको ही हम मोल फ्रैक्शन बोलेंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. ठीक है. जैसे नाइट्रोजन स्टडी कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के लिए, और इसी को सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस बोलेंगे. इसी को हम सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस बोलेंगे. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. ये हमारा पार्शियल प्रेशर है, ये हमारा पार्शियल प्रेशर है ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, दैट पर्टिकुलर गैस. ठीक है. तो उन्होंने ये कहा, अगर मैं थ्योरेटिकली देखूं तो ये चीज यहाँ सुटेबल है. दिस इज योर प्रेशर, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन. बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ है. तो दिस ग्राफ इज फॉर हेनरी लॉ. तो अगर हेनरी लॉ के रिलेटेड जो है हमारा ग्राफ आएगा तो आपको ये ड्रॉ करना है. ठीक है. और इक्वेशन आपकी ये होगी. ठीक है. इसको अच्छे से याद करेंगे. अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए चलते हैं. एक्स ए अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स ए के इक्वल करके के डैश लगा और पी आ गया, क्योंकि हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी होगा. तो दिस इज आवर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर हेनरीज लॉ. दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर Henry's law. Henry's law के लिए दिस इज आवर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ये तो एक फॉर्म है, पर इसी को और मॉडिफाई किया गया. क्या कहा गया, हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे, PA इज इक्वल टू XA बाई के डैश लिख सकते हैं. भाई कुछ नहीं किया मैंने, के डैश को यहाँ पे ले गई. अब इसी को क्या लिख सकते हैं, PA जो कि पार्शियल प्रेशर है. ठीक है. इसको कैपिटल ए ही रखेंगे. पार्शियल प्रेशर है इज इक्वल टू 1 बाई में के डैश इंटू में XA. 1 बाई के डैश को बोला गया हेनरीज कांस्टेंट KH. 1 बाई के डैश इज इक्वल टू KH. दिस इज आवर हेनरीज कांस्टेंट. अब जल्दी से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इतने से पार्ट को मिटाती हूँ. ठीक है. सो गाइस हमारी इक्वेशन वो बन गई. 1 बाई के डैश को मैंने लिख दिया KH, दैट इज अ हेनरी कांस्टेंट. आपको ये इक्वेशन में याद करनी है. दिस इज द मेन इक्वेशन फॉर हेनरीज लॉ. दैट इज ऑल्सो इन अनदर फॉर्म. आप दोनों में से अगर मान लो ऑप्शंस में आया वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट दिस इज द मेन इक्वेशन दैट यू हैव टू बी रिमाइंड इन योर माइंड. आपको इसको याद करना है. एंड व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. यहाँ पे दिस इज हेनरीज कांस्टेंट and this is your solubility of that particular gas. solubility भी लिख सकते हैं हम इसको, मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं. इन्होंने मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिया था. इवन मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस भी आप ले सकते हैं. मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, कि उस पर्टिकुलर गैस का मास क्या है. चलो अब आते हैं इसके यूनिट्स के ऊपर
कि जो ये मेरा KH है ना, इसकी यूनिट क्या होगी? आपको पता है मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस। तो ये तो भाई हमारा यूनिटलेस हो गया, दिस इज यूनिटलेस। अगर ये यूनिटलेस है, प्रेशर तो हम लोग किस में, ATM में करते हैं, बार में करते हैं, टोर में करते हैं, MMHG में करते हैं, तो किसी में भी हो सकता है। ये यूनिटलेस है तो मीन्स हमारा ये ATM बार टोर कुछ भी हो सकता है, मीन्स KH भी हमारा किसकी यूनिट में होगा? KH also having the same unit as that of pressure, same unit as that of pressure। प्रेशर की जैसे की यूनिट है हमारी यहाँ पे KH की भी। चलो आप कुछ ना एक दो पॉइंट्स हैं जो मैंने वहां पे लिखे हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। KH किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? नाउ हेडिंग हमारी डलेगी कंक्लूजन टू हेनरीज लॉ। हमारा ये कंक्लूजन है कि आपका जो ये KH है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो थ्योरेटिकली भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, CSI एंड नेट में भी, आपका जो GIC यूपीएससी से व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो थोड़ा बहुत तो हमें करना है। देखो मैंने सब कुछ सामने लिखा हुआ है, ये वैल्यूज हैं जो कि मैंने बुक से उठाई है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि KH सबसे पहला है KH ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के ऊपर KH का क्या इफेक्ट है। जैसे अब हम अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन का अगर देखा हमने तो 293 केल्विन पे KH था 34.86, और अगर हमें यही टेम्परेचर 303 केल्विन कर दिया, इट गेट इंक्रीजेस 46.82, मीन्स कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे KH इंक्रीज करेगा। अब ये वाली बात को ना थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखो हमारी ये वाली चीज थी, अगर मैं यहाँ पे इसको कांस्टेंट कह दूं प्रेशर को, तो KH इंटरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA के। आपने इनको कांस्टेंट कर दिया, आप XA को यहाँ ले गए, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XA। आपको पता है अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी अगर डिक्रीज करेगी तो KH शुड इंक्रीजेस। बात समझ आ रही? फिर से सुनो, मैंने अभी प्रूव करा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, KH ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां से भी हमारा ये प्रूफ हो गया कि टेम्परेचर और KH आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज को याद रखेंगे, सॉल्युबिलिटी और हेनरीज कांस्टेंट को मिक्स नहीं करेंगे। अब आते नेक्स्ट, ये तो हो गया टेम्परेचर। अब आते नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस, देखो नेचर ऑफ द गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑक्सीजन है 293 केल्विन पे, इसकी अगर KH 34.86 है, नाइट्रोजन की सेम टेम्परेचर पे 76.48 है, मीन्स इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। उसी का कम है, उसका ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सॉल्वेंट। वो भी आपको सामने से दिख रहा होगा। आपने क्या किया, हाइड्रोजन को डिसॉल्व किया वाटर में, और उसी हाइड्रोजन को डिसॉल्व किया बेंजीन में। हमारा हेनरीज कांस्टेंट है 71.48 और इसका है 3.67। अब आप कहोगे कैसे? हमें पता है हाइड्रोजन नॉन पोलर होता है, ये पोलर है, तो नॉन पोलर इसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा, सॉल्युबिलिटी तो इसमें ज्यादा होगी ना, और अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी हेनरी कांस्टेंट कम होगा, हेनरी कांस्टेंट कम होगा, तो वही चीज है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर पाए, फिर इस टॉपिक को हम लोग एंड करते हैं। सो गाइस अब मूव ऑन करते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ध्यान से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस बहुत होंगे और आपको मिलते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, देखो, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, नाइट्रोजन गैस को पानी में डाला एट 293 केल्विन, टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है। Assume that nitrogen exerts a partial pressure of, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, हेनरी कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन एट 293 इज दिस। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा हेनरीज लॉ का जो मेरा फॉर्मूला है वो लगाएंगे, क्या था,
पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू में सॉलिबिलिटी। ठीक है, हमारे को ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये हम निकाल लें, दिस इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी और मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसी को। तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन में के एच। कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए? 0.987 अपॉन हेनरीज कांस्टेंट कितना है? 76.48। अगर हम इनकी यूनिट्स लिखें किलो बार, और ये हो गया बार। अब देखो ये कटेगा तो है नहीं, किलो भी तो चाहिए क्योंकि ये तो यूनिटलेस होता है, मैंने अभी बताया सॉलिबिलिटी इज यूनिटलेस और मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। तो इसको हम कर देंगे इंटू 10⁻3, तो ये किलो हमारा हट जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप करके देखेंगे तो आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारा ये आ गया है। एन ए हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पे हम नाइट्रोजन लिख देंगे। ठीक है, मीन्स मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन की आ रही। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स किसमें डिसॉल्व है? वाटर में। चलो ठीक है, अगर हम ये निकाल लें, ये टर्म निकाल लें और ये टर्म निकाल लें, ये तो हमको गिवन है, तो ये हमारे को आई जाएगी, मतलब ये तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमको निकालने हैं ना। अगर हमारे को ये तो गिवन है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाले तो हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ वाटर अगर हमारे को निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास, मोलर मास इन ग्राम पर मोल, वो होता है ग्राम पर मोल में। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल्स आ जाएंगे। अब हमें चाहिए, क्योंकि मोलर मास तो 18 होता है, हमें अच्छे पता है वाटर का, पर मास इन ग्राम क्या ले, तो अब इसको अच्छे से नोट करेंगे। अगर आपको कभी भी 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब वो चीज वाटर में डिजॉल्व है, 1 लीटर दे रखी है, तो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम माने तो यही इक्वल हो जाएगा 1000 ग्राम के, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा दैट इट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो उसको आप 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हटा देते हैं, यहाँ पे 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास दैट्स 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, ये काटोगे ये आएगा 55.55 मोल्स। अब वाटर, आपको पता है गैस बहुत कम ही डिसॉल्व हो पाती है, जितनी भी होती कम ही डिसॉल्व होती है इन वाटर। इसके मोल्स हमारे पास आ रहे हैं। अब हमारे की एक और क्या एग्जम्पशन है कि इसकी क्वांटिटी N ऑफ नाइट्रोजन इज मच मच लेसर देन दैट ऑफ वाटर। इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी होगी एज कंपेयर टू दिस, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 कैन बिकम x of N2 is equal to N of N2 अपॉन में N of water। तो ये हमारा को निकालना है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। x हमारा कितना आया? 1.29 इंटू 10⁻⁻5, N of water is 55.55 is equal to N of nitrogen। हम उधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया। इनको सॉल्व करोगे, मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप लोग करके देखेंगे। इसका आंसर आएगा 71.595 इंटू 10⁻⁻5। ये आया हमारा मोल्स, बट आंसर पूछा है मिली मोल्स में, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻³ से। तो क्या हो जाएगा 71.595 इंटू 10⁻⁻2 मिली मोल्स। और कैसे लिख सकते हैं इसको, 0.71595 इंटू तो हट गया मिली मोल्स। तो ये हो जाएगा हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर। 1-2 करोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्या कहता है, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन रेशियो ऑफ 1:4। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सॉलिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हमें रेशियो निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड इन वाटर
एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच हेनरी इज कांस्टेंट हमको गिवन है। कैसे करेंगे? देखो, हमको एयर कंटेन्स, मतलब एयर में गैस है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो किस रेशियो में है? 1:4 में है। मतलब ये हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। ये हमें 1 है, ये हमें 4 है। अगर हमें ये पार्शियल प्रेशर गिवन है तो हम इससे हम अपना मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/1 + 4। मतलब हमारे को तो ये क्वांटिटी दे रखी है, अगर हम पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे ऑक्सीजन का तो कैसे निकलेंगे? 1/1 + 4, और नाइट्रोजन के क्या लिखेगा? 4/1 + 4। यहाँ से ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/5, और ये हमारा कितना आ जाएगा? 4/1 + 5। ठीक है, ये आ गया मान लो 0. यहाँ पे 0 हो गया 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 0.8। मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 0.2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है हमारा 0.8। ठीक है, क्लियर है? ये इतना है, ये इतना है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है। अब हमारे को सॉलिबिलिटी निकालनी, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, तो अगर ये मैं मिटा दूं यहाँ पे, तो हेनरीज कांस्टेंट से हम सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी का रेशियो निकालना है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ पे 0.2 था, क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है? देखो, हमारा फॉर्मूला होता है PA = KH में XA। ठीक है, पार्शियल प्रेशर K, हमें XA निकालना है, तो XA = हो जाएगा PA/KA, KH, हेनरीज कांस्टेंट KH। तो यहाँ पे PA लिखेंगे 0.2, KH कितना दे रखा है? 3.3 × 10⁻⁷। इसका कितना निकला? 0.8 नाइट्रोजन का, और इसका KH कितना दे रखा है? 6.6 × 10⁻⁷। हर चीज नियर पर डबल है। आप इसको ऊपर लेकर जाओगे, इन सबको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो सॉलिबिलिटी मतलब XA ऑफ ऑक्सीजन अपॉन XA ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1। सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन रेशियो ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1:2। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, एक बार करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके चलेंगे रॉल्स लॉ और इसी तरीके के फिजिकल के टॉपिक्स को खत्म करेंगे। होप गाइस यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लव द चैनल। थैंक यू सो मच।